लास्ट क्लास में हमने मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल्स करना शुरू किए थे, ठीक है। और बेसिकली हमने कहा था कि लेट्स से कि आपने दो प्रोड्यूसर कंज्यूमर की हमने एक एग्जांपल की थी कि एक साइड डाटा प्रोड्यूस कर रही हो, दूसरी साइड कंज्यूम कर रही हो, या मल्टीपल थ्रेड्स कंज्यूम कर रहे हो सेम डाटा को। तो जिस तरह ये दो थ्रेड्स, एक थ्रेड प्रोड्यूस कर रहा है, एक थ्रेड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अब जिसने कंज्यूम करना है उसको पता कैसे चलेगा कि डाटा अवेलेबल है? तो हमने कहा उसके लिए एक फ्लैग रख लेते हैं, डाटा लिखवाया, उसने फ्लैग को 1 किया, दूसरी साइड फ्लैग को 1 मिले तो उसको प्रोसेस करना शुरू कर दें। तो कॉमन सेंस की बात थी। तो हमने इसमें देखा कि प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। प्रॉब्लम ये पैदा हो सकता है कि जो कोड तो सादा सा है कि आपने डाटा लिखवाया, फ्लैग एक रजिस्टर पे 1 लिखवाया और रजिस्टर को स्टोर करवा दिया, इसका अंदर मेमोरी पे भी वो 1 चला गया, तो फ्लैग लिखा गया। इसने उस फ्लैग को लोड किया और चेक किया कि अगर वो 0 नहीं है, जब तक 0 है तब तक ये लूप में फंसा रहा, और अगर 0 नहीं है तो इसका अंदर डाटा अवेलेबल है। तो एक थ्रेड जो है उसने प्रोड्यूस कर दिया, दूसरे ने देख लिया कि अगर फ्लैग है तो कंज्यूम कर लो, ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें क्या था कि हमने बना दिया था अपने प्रोसेसर को तेज करते करते सुपर स्केलर, ठीक है। और सुपर स्केलर जो है वो तो आउट ऑफ ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर लेता है, और अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता है तो वो इधर भी हरकत कर सकता है और उधर भी हरकत कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इस जगह पर उसने भी डाटा स्टोर ना किया हो लेकिन फ्लैग पहले स्टोर हो जाए, ठीक। और इस तरह इस जगह पर उसने कहते हैं डाटा पहले लोड कर लिया हो, फ्लैग बाद में लोड करके चेक किया हो कि अच्छा यार वो 1 है तो इसका डाटा आ गया, तो डाटा भी आया ही ना। दोनों केस में ये गड़बड़ हो सकती है, ठीक। और इसके लिए फिर हमने देखा था कि बेसिकली आपको सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी चाहिए है अगर आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए। और सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी ये है कि आप मेमोरी ऑपरेशंस को इन ऑर्डर करें। वैसे जो चल रहे हैं थ्रेड वो जिस मर्जी ऑर्डर में चलते रहे, वी डोंट केयर, लेकिन जिस वक्त एक थ्रेड से दूसरे पे जाएं तो हमें ये पता हो कि उधर अगर कहीं किसी ने लोड किया था, किसी ने स्टोर किया था, तो वो तरतीब से हो, ठीक। तो उसके लिए हमने कहा था कि फिर ये जो ब्लू वाली थी ये तो हमने वैसी अपने प्रोसेसर में इंश्योर डिपेंडेंसीज की हुई थी, क्योंकि ये तो सिंपल डिपेंडेंस है ना कि अगर फ्लैग पे 1 नहीं लिखा हुआ तो हम उसको स्टोर भी नहीं करेंगे, ठीक। तो ये तो सिंपल डिपेंडेंस है, आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर में भी हमने इंश्योर की थी। लेकिन जो डिफरेंट एड्रेसेस पे काम हो रहे हैं उन पर कोई रूल नहीं था। तो जो डिफरेंट एड्रेसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए इसका मतलब है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा लिमिटेशंस चाहिए जिनको हम कहते हैं सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी की जो रिक्वायरमेंट हमारी, ठीक। अब मसला इसमें यह है कि अगर हम ये पूरी तरह सिक्वेंशियली कंसिस्टेंट कर दें तो जो हमने उसमें ऑप्टिमाइजेशन डाली थी तेज करने की, उनका फ़ायदा होना बंद हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली जो आपके कंप्यूटर हैं उनमें सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी इंश्योर नहीं हो रही होती, ठीक है। और इसकी हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स ये देखी थी कि शुरू में क्या हुआ फिर क्या हुआ, लेकिन जो क्रक्स है वो ये है कि बेसिकली हमने किया ये होता है कि हम स्टोर के ऊपर लोड को प्रेफरेंस देना चाह रहे होते हैं, क्योंकि लोड के ऊपर प्रोसेसर रुक सकता है, स्टोर को आप पोस्टेड भी रख सकते हैं कि ठीक है बाद में हो जाए। तो हम दरमियान में एक मेमोरी बफर डाल देते हैं जो कि स्टोर्स को हैंडल कर रहा होता है, और लोड आप उससे पहले कर लेते हैं और प्रोसेसर को चलता रहने देते हैं, ठीक। तो ये अगर स्टोर बफर आपने दरमियान में लगाया हुआ है तो अगर आपने सिक्वेंशियली कंसिस्टेंट कर दिया फिर तो इसका कोई फायदा नहीं, लगाया ही इसलिए था कि लोड कर सकें। और अगर ये लगा रहने देंगे तो फिर सिक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, यानी कि वो वाला मसला जो हम पीछे देख रहे थे वो अपनी जगह आता रहेगा। तो उसके लिए फिर क्या हल करें, ठीक है। तो इसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी कि अगर स्टोर बफर डालें तो एक चीज़ कहलाती है टोटल स्टोर ऑर्डरिंग, ठीक है। टोटल स्टोर ऑर्डरिंग जो है ना, मेमोरी कंसिस्टेंसी ये कहती है कि आप हमेशा मेमोरी ऑपरेशंस को सीक्वेंस में करें। टोटल स्टोर ऑर्डर ये कहता है कि इसमें आप स्टोर के बाद जो लोड आ रहा है उसको बेशक बाईपास करें, ठीक है। तो उसमें एक चीज हटा रहा है जी, किधर बस तो क्या ज्यादा तबीयत खराब हो गई है? तो रमीज किधर है? चेक कर लो, अगर ज्यादा खराब होगी तो ठीक देख बाद में वीडियो से देख लेना ये चीज़। हाँ हाँ, नहीं आज भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, सो टोटल स्टोर ऑर्डरिंग जो है ना उसके अंदर हम
नॉर्मल सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी में तमाम मेमोरी ऑपरेशन यानी लोड और स्टोर एक दूसरे से तरतीब से है, लेकिन टोटल स्टोर ऑर्डरिंग में हम कहते हैं कि आप समझेंगे स्टोर बफर लगा हुआ। स्टोर बफर लगने से क्या मसला होगा कि लोड पहले हो जाएगा, स्टोर अभी ग्लोबली विजिबल नहीं हुआ होगा, यानी स्टोर आपके स्टोर बफर में पड़ा है, एक्चुअल में मेमोरी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोड पहले हो गया। ठीक, तो अगर आपका स्टोर बफर में पड़ा है और लोड हो गया, इसका मतलब है कि अगर आप ग्लोबली देख रहे हैं, क्योंकि स्टोर बफर तो प्रोसेसर के पास है, तो आपको बाहर से अभी पुराना जो स्टोर था वो नहीं हुआ क्योंकि ऊपर था सीक्वेंस में, लेकिन लोड हो गया, तो वो जो प्रॉब्लम आने हैं वो आएंगे उसके हिसाब से। लेकिन ये परफॉर्मेंस गेन इतना क्रिटिकल है कि हम चाहते हैं कि ये जरूर हो हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए TSO जो है ना, टोटल स्टोर ऑर्डरिंग, ये बेसिकली ये काम करता है। तो वो कहता है कि अच्छा यार बाकी चीज़ों को छोड़ो, लेकिन स्टोर के ऊपर लोड को प्रेफरेंस दे दो, उसकी खैर है। ठीक है, कि स्टोर और लोड पर डिपेंडेंस जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वो वाली एक एग्जांपल हमने कल की थी कि हमने कहा था कि तो जो लेफ्ट साइड वाला कोड है, हमने कहा कि x और y दोनों पे लोकेशंस पे भी 0 लिखा हुआ, राइट। और लेफ्ट वाला कोड जो है वो क्या करता है, x पे 1 लिखवा कर y को लोड कर लेता है x2 में, और ये y पे 1 लिखवा कर x को लोड कर लेता है x2 में। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि x2 की और दोनों प्रोसेसर्स में लीगल क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक, तो अब इनकी इंटरलीविंग तो कोई भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर प्रोसेसर, ये जो पहला वाला प्रोसेसर 1 है उसने भी स्टोर नहीं किया था, लेकिन ये वाला पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो वो क्योंकि x पे 1 लिखवा रहा था तो वो भी नहीं लिखा गया, तो इधर इसने x जब लोड किया तो 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद उसकी बारी आई, वो चल पड़ा, उसने क्या किया, क्योंकि ये पूरा चल पड़ा था तो y तो 1 हो चुका होगा, राइट। तो उसने जब पूरा चला तो y उसको 1 मिल गया। तो एक ऑप्शन ये हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि ये अब तक इनके चलने का तो हम कोई गैस नहीं लगा सकते ना किस सीक्वेंस में चलेंगे। तो मैं एक कह रहा हूँ कि वो उसके P1 पे भी स्टोर नहीं हुआ था, P2 पूरा चल गया, और उसके बाद P1 पूरा चला, तो हमें क्या मिलेगा, इस पे 0 मिल जाएगा, इस पे 1 मिल जाएगा। इसी का ऑपोजिट अगर हो जाए, यहाँ पर स्टोर नहीं हुआ था और वो पूरा चल गया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अभी इसने y पे 1 लिखवाना था, लेकिन y पे उसको 0 मिल जाएगा, और ये जब पूरा चलेगा तो इसको x पे 1 मिल जाएगा, क्योंकि वो वाला पूरा चल चुका है, तो उसने x पे 1 लिखवा दिया। तो ये x पे 1 लिखवा कर y को लोड कर रहा है, ये y पे 1 लिखवा कर x को लोड, तो ये एक x पे 1 लिखवा रहा है, एक y पे 1 लिखवा रहा है, और लोड ऑपोजिट को कर रहा है। ठीक, तो अगर कोड सिक्वेंशियली कंसिस्टेंट हो, ठीक है, तो कभी ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती कि दोनों पे 0 मिल जाए, क्योंकि एक पे 0 मिलने का मतलब है कि दूसरी साइड एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। ठीक, तो जब आपने ये चला दिया, जब आपने ये लोड किया था, तो दूसरी साइड जो है अभी स्टोर नहीं हुई थी, ठीक है, और आपने ये पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अब अगर दूसरी साइड उसके बाद एग्जीक्यूट हुई, तो इसका मतलब है इस पे तो 1 लिखा जा चुका होगा ना, तो जब दूसरी साइड एग्जीक्यूट होगी तो उसको कम से कम 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि एक साइड जो है वो रुकी हुई थी, दूसरी पूरी एग्जीक्यूट हो गई, और पहली वाली साइड जब दोबारा चली तो उसको 1 ना मिले। ठीक है, तो ये वाली जो ऑप्शन है, ये जो पहले दो कॉलम है, ये वैल्यूज बता रहे हैं, इसमें सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये भी हो सकता है कि दोनों पैरेलल में ही एक साथ ही चल रहे थे, तो दोनों को ही 1 मिल गया। ठीक है, तो ये वाली भी पॉसिबल है। ये दोनों आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक पूरा ना चलाओ, दूसरा चल गया, और बाद में पहला चलाओ, तो एक पे 1 मिल जाएगा, दूसरे पे। लेकिन कभी ये नहीं होगा कि दोनों के दोनों को 0 मिल जाए, क्योंकि दोनों को 0 का मतलब है, इसको 0 मिलने का मतलब है वो भी नहीं चला था तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, और इसको 0 मिलने का मतलब है कि वो भी नहीं चला था और ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता कि दोनों ही ना भी चले और दोनों चल भी गए। ठीक है, तो अगर एक रुका था तो दूसरा चल गया था, दूसरा चला था, तो यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं फिर बनेगा कि कभी 0-0। ठीक है, तो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी ये कहती है कि ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप TSO करें, टोटल स्टोर ऑर्डरिंग करें, उसमें ये पॉसिबल है कि वो वाला स्टोर जो है वो अभी ग्लोबली विजिबल ना हो। ठीक है, कि आप TSO तो ये कह रहा था कि आपका स्टोर बफर दरमियान में लगा हुआ है, तो दोनों प्रोसेसर्स के अपने अपने स्टोर बफर लगे हुए हैं। तो अगर आपका इसने उस पर लिखवा दिया था स्टोर बफर पे, लेकिन एक्चुअल में भी नहीं लिखवाया था, तो तब ये लोड कर लेगा, राइट। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों में 0 आ जाए। ठीक है, क्योंकि TSO ने ये रिलैक्स कर दिया है कि आपका स्टोर जो है, स्टोर के बाद जो लोड है वो जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में हो। ठीक, क्योंकि लोड को हम प्रेफरेंस देने के हमारे कुछ फायदे। ठीक,
तो ये शो ये करिए कि कौन सा केस ऐसा है जिसमें सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी और टीएसओ में आपस में फ़र्क आता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये वाला अगर फ़र्क आ रहा है तो मैं असल में जो प्रॉब्लम वाला केस था जो हमारा जिसमें एक प्रोड्यूस कर रहा था डाटा और एक कंज्यूम कर रहा था, उसको कैसे हैंडल करूँ, तो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था कि उसके लिए हम फेंस की इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम फिर करते क्या है कि हम बजाय अपना हार्डवेयर फुली सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट बनाए और परफॉर्मेंस की पेनल्टी ले, हम कहते हैं कि यार हमारे हार्डवेयर का मेमोरी मॉडल सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है, किसी ने अगर कुछ करना है तो वो फेंस की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर ले, ठीक है। तो फेंस की इंस्ट्रक्शन जहाँ पर आपको वाकई किसी चीज़ पर डिपेंडेंस चाहिए तो आप वहाँ पर एक्सप्लिसिटली खुद कोड में फेंस डालें, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये भी कह रहा था कि आप लोग कंप्यूटर साइंस के तो आपके लिए ये अहम है, कल को आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम लिखेंगे तो ये वाले मसले आएंगे अगर उन थ्रेड्स ने इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन करनी है। जब भी दो थ्रेड्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, तो ये वाले मसले आते हैं और उनको हल करने के यही तरीके हैं, ठीक है, जो हम देख। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने कहा कि यार वी वांट टू मेक श्योर कि फ्लैग पहले 1 ना हो जाए, ठीक है। तो फ्लैग 1 होने से पहले डाटा लिखा जा चुका हो, तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन डाटा लिखने की है। तो हमने इधर कहा है कि राइट फेंस लगा दो। तो राइट फेंस का मतलब ये है कि अगले राइट से पहले पिछले तमाम राइट्स कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। तो ये वाला राइट फ्लैग को लिखवा रहा है, तो फ्लैग राइट होने से पहले पीछे डाटा लिखा जा चुका होना चाहिए, अदरवाइज ये फ्लैग पे 1 नहीं लिखेगा, ठीक है। तो प्रोसेसर के अंदर आप कोई ऐसी तरीका डालेंगे कि जब फेंस की इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो कहेगा मेक श्योर कि पिछले तमाम राइट्स कंप्लीट हो, ठीक है। इसी तरह इस केस में हमने ये मसला था कि ये ना हो कि वो फ्लैग जो है बाद में रीड करे, डाटा पहले रीड कर लिया, ठीक है। डाटा पहले रीड कर लिया और डाटा पुराना हो, बाद में फ्लैग रीड हुआ तो वो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पर हमने कह दिया रीड फेंस डाल। तो रीड फेंस का मतलब है कि आपका जो डाटा है ये उसके बाद ही लोड होगा जब तक फ्लैग ना लोड हो चुका हो। तो हमने उसके बाद डाला कि वो फ्लैग के ऊपर वो लूप लगा हुआ है, बार बार फ्लैग लोड होता है और ब्रांच चेक होती है। तो अगर इस फेंस को उसने क्रॉस किया, इसका मतलब है कि फ्लैग को उसको 1 रियल में मिला है और ये फेंस मेक श्योर करेगी कि फ्लैग 1 मिला है लेकिन उसके बाद वाला डाटा अभी लोड नहीं हुआ, वो उसके बाद ही लोड हो। तो ये अगर हम डाल दें तो हमारा वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर फेंस किसी तरह सपोर्ट करें, ठीक। अच्छा, जो एक्चुअल प्रोसेसर हैं उसमें मैंने पहले ही बताया कि सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी बहुत कम प्रोसेसर्स में, जिस तरह MIPS R10 की सीक्वेंशियल कंसिस्टेंट है, लेकिन और कम ही एग्जांपल्स हैं। टोटल स्टोर ऑर्डर काफ़ी सारे प्रोसेसर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें नीचे नाम लिखे हुए हैं कि x86 की TSO है, IBM स्पार्क, RISC-V का जो है वो भी एक TSO आप ऑप्शनली यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। RISC-V दोनों सपोर्ट करता है। अच्छा, जो मज़ीद जो जिन परफॉर्मेंस जो TSO भी जो है ना वो उससे भी ज़्यादा आप अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं, क्योंकि TSO में भी आपने काफ़ी चीज़ें लिमिट कर दी हैं। आपने सिर्फ लोड स्टोर को लिमिट नहीं किया, बाकी सब चीज़ों को लिमिट कर दिया। तो अगर आप उससे भी ज़्यादा रिलैक्स मॉडल रखें तो उनमें दो ऑप्शन होती हैं, एक है वीक और एक को हम बात करते कहते हैं वेरी वीक, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं मल्टी कॉपी एटॉमिसिटी और एक को कहते हैं नॉन मल्टी कॉपी एटॉमिसिटी। तो ये जो मल्टी कॉपी एटॉमिसिटी है ये कहती है कि यार ऑर्डर जो मर्जी रखो, लेकिन जब स्टोर एक्चुअल में ग्लोबली होगा, यानी कि आपके स्टोर बफर से निकल के बाहर जाएगा, तो तमाम प्रोसेसर्स को नजर आना चाहिए, ठीक है। बाकी तमाम प्रोसेसर्स को वो वाला स्टोर एट दैट मोमेंट उसी ऑर्डर में नजर आए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी कॉपी एटॉमिसिटी, कि अगर आपके 6 प्रोसेसर हैं और एक प्रोसेसर ने अंदर स्टोर बफर लगाया हुआ है, रीऑर्डरिंग की हुई है, लेकिन जब उसमें स्टोर एक्चुअल में स्टोर बफर से निकल के मेमोरी पे जा रहा है, उस वक्त तमाम के तमाम बाकी के प्रोसेसर्स को ये पता हो कि यार ये वाला स्टोर हो गया, ये ना हो कि बाकियों को वो विजिबल ना हो, ठीक है। अगर ये हो तो हम इसे कहते हैं मल्टी कॉपी एटॉमिसिटी, ठीक है। तो बाकी सबको इकट्ठा विजिबल होने को ही हम एटॉमिक होना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक वैसे लफ्ज़ आपको अक्सर यूज़ होगा कंप्यूटर साइंस में, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उसमें भी यूज़ होगा, आर्किटेक्चर में भी यूज़ होता है। एटॉमिक का मतलब होता है जो चीज़ फर्दर ब्रेक ना हो सके, क्योंकि
एक ज़माने में ये बिलीव था कि एटम जो है ना वो सबसे छोटी चीज़ है और वो ब्रेक नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हम एटॉमिक जब यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि वो वाला स्टोर एटॉमिकली होगा और वो सबको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी एक ही गो में होगा, ये नहीं होगा कि वो स्टोर जो है वो आधा हो, ठीक है। वो या स्टोर होगा या नहीं हो, ठीक है। जिस वक्त वो होगा तो सबको विजिबल हो जाएगा, जब तक नहीं हुआ तो किसी को भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि एक प्रोसेसर को नजर आए कि वो स्टोर हो गया है और एक प्रोसेसर को नजर आए कि वो स्टोर नहीं हुआ। अंदर वो बेशक रीऑर्डर हुआ हो, हमने कहा कि उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, ठीक। और उससे भी जो वीक है नॉन मल्टी कॉपी एटॉमिक मॉडल, उसमें आप कहते हैं कि ये भी जरूरत नहीं है कि सबके सब को इकट्ठा वो विजिबल हो, ठीक है। तो कुछ प्रोसेसर्स को विजिबल हो जाए, बाकियों को ना हो, हम कहते हैं तब भी ठीक है, खैर। अच्छा, लेकिन जो रिसेंट कंसेंसस है वो ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स मॉडल है और इसके अंदर फिर प्रोग्रामिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा कहते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें मसाइल आ जाते हैं, ठीक। और इस वजह से आप अगर देखें तो आर्म V7 तक तो ये था या ओरिजिनल आर्म V8 में था, लेकिन जो उसका रिवाइज मेमोरी मॉडल आया वो ये वाला मॉडल था। तो अभी ज़्यादातर जो यूज़ हो रहे हैं ना वो ये वाले यूज़ हो रहे हैं, मल्टी कॉपी एटॉमिसिटी वाले, कि ठीक है आप रीऑर्डर करें, लेकिन जब आपने स्टोर करना है तो इट शुड बी विजिबल टू ऑल प्रोसेस। तो ये डायग्राम के जरिए भी वही चीज़ समझाई हुई है कि बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, हर एक ऊपर पास बफर है, लेकिन जब आपने इस जगह पे मेमोरी पर लिखवाया तो ये पॉइंट ऑफ ग्लोबल विजिबिलिटी है कि जिस वक्त सबको विजिबल होगा। तो मल्टी कॉपी एटॉमिसिटी ये कहती है कि आपको जब भी जब स्टोर बफर से निकल के मेमोरी पे जा रहा है तो बाकी सब प्रोसेसर्स को वो पता होगा कि ये हो गया है, और ये नहीं होगा कि उनको ना विजिबल हो। यानी उसके फौरन बाद अगर वो लोड करें तो उनको नया डाटा, हर एक को नया डाटा मिलना चाहिए। और जो दूसरा था जो नॉन मल्टी कॉपी एटॉमिसिटी थी, जो कि हमने कहा कि आप जिस पे कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि ये थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, वो एक्चुअली जब सिस्टम ज़्यादा बड़े होते हैं ना तो कई दफ़ा आप शेयर्ड इंटरमीडिएट बफर्स भी रखते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि उस सीपीयू को सीपीयू का तो नज़र आ जाएगा, इस सीपीयू को इस सीपीयू का स्टोर नज़र आ जाएगा, लेकिन इनको आपस वाला हो सकता है इकट्ठे ना नजर आए, ठीक है। तो कुछ सीपीयूज को पहले पता चल जाएगा, कुछ को बाद में स्टोर का पता चलेगा, लेकिन तो इसको हम कहते हैं नॉन मल्टी कॉपी एटॉमिक। तो ये यानी कि क्योंकि जार्गन जो है या जो अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ ये बात कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो ये डायग्राम से बात का आपको कंसेप्चुअली बात समझ आ जाती है कि यार मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी ये है कि सारे मेमोरी ऑपरेशन एक तरतीब से हो। टोटल स्टोर ऑर्डर ये है कि ठीक है आपका स्टोर बफर लगा है जो कि आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं लोड से स्टोर की डिपेंडेंस नहीं है, बाकी सारी हैं। जो मल्टी कॉपी एटॉमिसिटी है उसमें आपने मजीद रिलैक्स कर दिया है कि ठीक है आप बाकी चीज़ें भी बेशक करें, लेकिन जब आप स्टोर करने जाएंगे मेन मेमोरी पे तो तब सबको इकट्ठा विजिबल होना चाहिए। विजिबल होने से मुराद हमारी ये होती है कि उस वक्त अगर कोई लोड कर ले तो उसको नया वैल्यू मिलनी चाहिए और वो सबके साथ कंसिस्टेंट हो। और नॉन मल्टी कॉपी एटॉमिक का मतलब है कि आपके पास ये वाली रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कुछ प्रोसेसर्स को कुछ जल्दी विजिबल हो जाएगा, कुछ को बाद में विजिबल होगा। ओके, सो इनको हम फिर कहते हैं कि रिलैक्स मेमोरी मॉडल, ठीक है। और ये हमारे जो जिस तरह RISC-V का जो मेमोरी मॉडल है वो रिलैक्स मेमोरी मॉडल है। मैंने आपको बताया था कि इसकी अलहदा से एक स्पेक है इसके मेमोरी मॉडल की, जो कि एक इंटरेस्टिंग मतलब ब्रीड होगी कि आप लोग भी इसको पढ़ें जो इस फील्ड में थोड़ा सा समझना चाहे। तो ये पूरी एक तरह की मिनी फील्ड ही है, ठीक है, कि आप मेमोरी मॉडल्स के साथ डील करें, क्योंकि इसमें काफ़ी वियर्ड से कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। कुछ हम आज देखेंगे लेकिन बाकी जो है वो कहते हैं नहीं बनेंगे। ओके, सो एक्चुअल में क्या यूज़ होता है, ये प्रोसेसर टू प्रोसेसर काफ़ी वेरी करता है। बाज़ का ऐसे प्रोसेसर्स भी होते हैं जो कि कन्फिगरेबल होते हैं कि एक तरह का मेमोरी मॉडल यूज़ कर लें या दूसरी तरह का कर लें, आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि स्विच कर सकते हैं मेमोरी मॉडल पे। तो अब जब आप ये अलाउ कर देते हैं तो फिर आपको बेसिकली एक्सप्लिसिटली फैंस की इंस्ट्रक्शन एक तो यूज़ करनी पड़ेगी उन केसेस में जिस तरह हमने पीछे फैंस की एग्जांपल की, और इसी तरह एटॉमिक मेमोरी इंस्ट्रक्शंस कुछ होती हैं, ठीक है, जो हम अभी आगे जाकर देखेंगे कि जो फिर ये वाले काम करने में हमारा मदद देती है, ठीक है। और कहानी जब यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, कंपाइलर भी चीज़ों को रीऑर्डर करते हैं, ठीक है। जब कंपाइलर का मतलब है कि जब आप कोड को कंपाइल करते हैं तो एक तो है नीचे हार्डवेयर ने सुपर स्केलर बनाया तो वो खुद से रीऑर्डर करता है, एक है कि जो आपकी एक्जी बनी तो कंपाइलर खुद भी ये देख लेता है कि यार ये वाला अगर मैं लोड पहले कर लूँ तो ये आगे फ़ायदा हो जाएगा, तो वो कंपाइलर कई चीज़ों को रीऑर्डर कर लेता है अगर उनके एड्रेसेस
सेम ना हो, ठीक है। तो कंपाइलर की वजह से ही मसले पैदा हो सकते हैं, इसका मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोड्स को स्टार्ट में लाने का कुछ फ़ायदा होता है कि लोड की अगर लोड में आपको पेनल्टी पड़नी है तो वो दूसरे लोड्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, कि उतनी देर बाकी चीज़ें लोड होनी थी, ठीक है। तो इसी तरह कंपाइलर कई दफ़ा ये करता है कि अगर एक वैल्यू बार बार यूज़ हो रही है तो वो उसको रजिस्टर में ही रखा रहने देता है, बजाय उसको कि वो कैश से उठाए बार बार, ठीक है, या मेमोरी से जाकर उठाए। तो अगर आपने किसी फ्लैग पे लिखवाना था मेमोरी पे और वो कैश पड़ा हुआ है तो ये वाला भी मसला पैदा हो सकता है, ठीक है। तो अब इनको कैसे हैंडल करें? तो इसके लिए जो आपके लैंग्वेज के, और ये लैंग्वेज मॉडल्स भी ये वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो नीचे तो जैल की कोई इंस्ट्रक्शन चलेगी ना, तो वो उसको जो मैप कर रहे हैं फंक्शन कॉल पे, वो आपका अब जो सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, जावा यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो अमूमन जो लैंग्वेजेस होती है ना, वो फिर ये वाले सिमेंटिक्स प्रोवाइड करती हैं कि एटॉमिक क्या होगा। तो जिस तरह सी प्लस प्लस 11 जो है वो एटॉमिक लोड पे क्या क्या डिपेंडेंस होगी, और कंपाइलर फिर उसके हिसाब से लैंग्वेज मॉडल के हिसाब से उसकी इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। तो इस तरीके ये हैंडल हो रहा होता है कि लैंग्वेज स्टैंडर्ड जो है ना वो बता रहा होता है कि हम तो लैंग्वेज सिंपल ये पढ़ रहे होते हैं ना क्लास में, पढ़े तो लैंग्वेज के पीछे एक स्टैंडर्ड पूरा लिखा होता है जो कि ये वाली चीज़ें भी डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है, क्या चीज़। ओके, सो एक जो ऑब्जर्वेशन है इस पूरी पीछे कहानी में वो ये है कि असल में अगर मेरे पास दो थ्रेड चलते जा रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे से डाटा ही नहीं शेयर करना तो कोई मसला नहीं है, वो चलते रहे, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ तब पैदा होता है जब आपने कोई आपस में चीज़ शेयर करनी है। एक वेरिएबल है जिसपे आपने भी लिखवाना है, दूसरे ने पढ़ना है, या दोनों ने लिखवाना है या दोनों ने पढ़ना है, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में प्रॉब्लम पैदा होती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार एक आइडिया ये है कि हम किसी तरह एक्वायर और रिलीज के सिमेंटिक्स, लॉक एक्वायर करना और लॉक रिलीज करने के सिमेंटिक्स देते हैं कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि जिस तरह कुंडी लगाते हैं, ठीक है, तो कुंडी लगा के कमरे में आप अकेले हैं, ठीक है, और फिर जब आप बाहर निकले कुंडी खोल के चले गए, ठीक है। तो आपने एक तरह का कुंडी का मैकेनिज्म इधर लगा दिया, ठीक है। कुंडी लगाने को एक्वायर कह देंगे, लॉक एक्वायर हो गया, और खोलने को कह देंगे रिलीज हो गया। तो अब अगर आपका कोई सेक्शन है जो कि जिसमें शेयर्ड वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं और ये भी उसी शेयर्ड वेरिएबल्स को उस जगह पे एक्सेस कर रहा है, तो आप इसके ऊपर एक्वायर और रिलीज का कुछ तरीका रखते हैं, ठीक है, कि अगर आपने इधर लॉक एक्वायर किया और इसको यूज कर रहे थे ना, तो दूसरे को वो लॉक नहीं मिलेगा, ठीक है, और जब आपने इसको रिलीज कर दिया तो दूसरे को मिल जाएगा। तो इससे आपकी चीजें थोड़ा सी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि एक्वायर और रिलीज के सिमेंटिक्स आप दें किसी तरह, ठीक है। तो जो C++ और जावा के मॉडल है ना, वो ये एक्वायर और रिलीज के सिमेंटिक्स होते हैं, आपको लॉक की प्रोविजन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामर को खुद ख्याल रखना होता है कि कौन सी जगह है जहाँ पर वेरिएबल शेयर हो रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसर खुद से किसी चीज़ का ख्याल नहीं करेगा, आपने खुद ख्याल करना है कि यार ये वाला वेरिएबल शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने कोड किया होगा तो आपको पता होगा कि यार मेरे दोनों थ्रेड्स के दरमियान कोई चीज़ शेयर हो रही है, क्योंकि आपने दो थ्रेड्स बनाए होंगे, ठीक है। तो दो थ्रेड बनाए हैं, तो अगर कोई डाटा आप इसमें शेयर हो रहा है तो जिस जगह पर भी शेयर हो रहा है वहाँ पर जाकर आपने ये लॉक एंड रिलीज वाला काम करना है, ठीक है। तो अगर आप वो करेंगे तो चीज़ें ठीक चलना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह आर्म और RISC-V, ये दोनों, आर्म तो पॉपुलर है ही, मोबाइल फोन और बाकी जगहों पे चल रहा है, और RISC-V जो है ये भी पॉपुलर हो रहा है। ये दोनों जो है ना रिलीज कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करते हैं और एटॉमिक मेमोरी ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इस पे हम आ जाते हैं आप अपने हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इसको यार सुबह कहना तो देती है वैसे 10 बजे केड़ी सुबह होती है। सुनिए आपने ये नज़म, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने, बड़ी मशहूर नज़म है मुनीर नियाज़ी की, बड़ा अच्छा शायर है, मज़ेदार यही है। शीशा खोल लो, शीशा मैंने तो नहीं कहा बंद करो, अगर AC नहीं चल रहा तो थोड़ा शीशा खोल लो। गर्मियों के महीने में गर्मी होनी है,
गर्मी के महीने में सर्दी होगी तो ये अजीब बात होगी। ये भी मज़ा है ना एक, कि कभी आप गर्मी का मज़ा लें, कभी ठंड का मज़ा लें। ओके, ओके, सो अब हम आ जाते हैं जो आखिरी वाला पार्ट आ गया, ठीक है, जिसमें हम सिंक्रोनाइजेशन के कुछ ओवर सिमेंटिक्स देखते हैं। ये एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, दो थ्रेड हैं, दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर एक डाटा पड़ा है, उसमें वन ऐड करते हैं और वापस स्टोर कराते हैं। ये कोड बड़ा सादा सा है, ये डाटा को लोड करो, ठीक है, एक्स डाटा पॉइंटर से डाटा को लोड करो, उसमें वन ऐड कराओ और उसको स्टोर कराओ। तो अगर लेट से कि ये थ्रेड जो है ये भी 1,00,000 दफ़ा चले और वो भी 1,00,000 दफ़ा चले, तो काउंटर की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 2,00,000 होनी चाहिए। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या ये चल जाएगा इस तरह? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने पूछा है तो प्रॉब्लम तो होगा। चल जाएगा। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली जो सर ने पूछा तो कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ हो जाए। ओके, मैं बोर्ड पे ये समझाता हूँ, कामरान जरा बोर्ड पे है, ठीक है। सो ये मेरा एक रजिस्टर है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर लेट से शुरू में 0 पड़ा हुआ था, ठीक है, ये दूसरा वाला प्रोसेसर है, ये उसके पास रजिस्टर है, मेमोरी शेयर्ड है। क्या कर रहा है, ये इसको लोड करता है, इसमें +1 करता है, वापस स्टोर करता है, ठीक है, और ये भी यही करता है, लोड करता है, +1 करता है, वापस स्टोर करवाता है, ठीक है। यहाँ तक किससे सही है? आइडियली तो यही होना चाहिए कि अगर मैं इसको 1,00,000 दफ़ा इसको थ्रेड चले, 1,00,000 दफ़ा ये करे, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2,00,000। लेकिन ये अगर आप कोड करेंगे कभी 2 थ्रेड बनाकर, तो आप देखेंगे कि 2,00,000 से कभी थोड़ी कम आएगी, ठीक है, हर दफ़ा रन करेंगे डिफरेंट कम आएगी, ठीक है, कभी एक वैल्यू कम होगी, कभी कुछ वैल्यू कम होगी, कुछ वैल्यू कम होगी, ठीक है, कभी सेम भी आ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें अगर आप छोटी वैल्यूज पे चलाएं तो शायद, यानी 10 पे चलाएं तो वो 20 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप जरा बड़े नंबर्स पे चलाएं ना, तो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ आती है। होता ही है कि क्योंकि 2 थ्रेड चल रहे हैं, तो किसी पॉइंट इन टाइम पे ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अब इसकी वैल्यू थी लेट से 100, ठीक है, ये दरमियान में चल रहे थे, दोनों थ्रेड ठीक ठीक चल रहे थे, एक दफ़ा ये इंक्रीमेंट कर देता, एक दफ़ा 100 में बाई चांस ये हुआ कि दोनों ने इकट्ठा ही लोड कर लिया, ठीक है, तो इसके पास भी 100 वैल्यू आ गई, इसके पास भी 100 वैल्यू आ गई, इसने भी एक इंक्रीमेंट करके 101 लिखवा दिया, इसने भी एक करके, तो बजाय 2 दफ़ा इंक्रीमेंट होने के 1 दफ़ा इंक्रीमेंट। अगर नॉर्मल चल रहा था तो इसने चल रहा होता तो इसने क्या करना था, लोड करके 101 करवा देना था, इसने लोड करके 102 करवा देना था, ठीक है। लेकिन अगर एक ने लोड किया हुआ था तो दूसरे थ्रेड की बारी आ गई और दूसरे ने भी उसी वक्त लोड कर लिया, ठीक है, तो उसको वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू नहीं मिली, बल्कि उसको वो पुरानी वाली वैल्यू मिल गई, पुरानी वैल्यू मिल गई, उसने उसको इंक्रीमेंट करके लिखवा दिया, ठीक है। तो इवन एज सिंपल एज अ प्रॉब्लम कि आप एक काउंटर ++ का है, ठीक है, सी, ये तो इधर कोड लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर मैं इसको सी में लिखूं या जावा में लिखूं तो ये सिंपल एक किसी भी काउंटर को ++ का है, 2 थ्रेड है और कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ काउंटर को ++ कर रहे हैं, लेकिन वो काउंटर शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें, ठीक है, तो हल करने के लिए हमने भी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था कि अगर मेरे पास मैं लॉग एक्वायर कर दूं और फिर इसको इंक्रीमेंट करूं और फिर इसको मैं रिलीज कर दूं, तो क्या होगा, एक वक्त में एक ही चल सकेगा, ठीक है। ओके, सो उसको लॉग को ही हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी कहते हैं और लॉग भी कहते हैं, दोनों अल्फाज जो है ना वो एक ही मीनिंग, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को छोटा करके बात का हम म्यूटेक्स भी कहते हैं, ठीक है, म्यूटेक्स म्यूचुअल और एक्सक्लूजन को मिलाकर एक लफ्ज है। सो बेसिकली जब आप सिंक्रोनाइजेशन पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकली आप दो कॉन्सेप्ट जनरली पढ़ते ही हैं, जो ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ाएगा वो आपको म्यूटेक्स पढ़ाएगा, लॉग और म्यूटेक्स, या सेमाफोर पढ़ाएगा, ठीक है।
तो सेमाफोर हम इधर नहीं टच करें, जो पुरानी वाली ऑफरिंग थी कोर्स की उसमें सेमाफोर डिस्कस हुआ है, तो वो कंसेप्चुअल मॉडल है, वो इसी के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, तो हम वो अभी कवर नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो नीचे उनके इंस्ट्रक्शंस चल रही होती है वो हम अभी देखेंगे कि क्या क्या हो सकती है। ठीक, अच्छा, अब ये जो लॉग एक्वायर करना है इसको हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो अब मैं लेट से कोड लिखना चाह रहा हूँ कि वो किसी तरह लॉग एक्वायर करें, ठीक है, और अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट थे, यानी मेमोरी जो है उस पर रीड राइट ऑर्डर से ही हो रहा था दोनों तरफ। तो लॉग एक्वायर करने का एक तरीका, तो लॉग खुद कैसे इम्प्लीमेंट होगा? ठीक है, ये तो हमने कह दिया कोई तरीका हो लॉग एक्वायर करने का, रिलीज होने का, लेकिन तो अगर मैं उसको सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो ये उसका एक पहली ट्राई है कि अगर एक थ्रेड है उसने जो लॉग एक्वायर करना है वो क्या करे कि वो C1 पे मान लिखवा, C1 और C2 दो वेरिएबल है, ठीक है, तो जब इसने लॉग एक्वायर करना होता है तो ये C1 पे वन लिखवा देता है, उसने लॉग एक्वायर करना होता है तो C2 पे वन लिखवा देता है। ये यानी ये बताना चाह रहा है कि अभी मैंने एक्वायर करना है, वो बताना चाह रहा है कि मैंने एक्वायर, ये चेक करता है कि अच्छा अगर दूसरे वाले ने एक्वायर किया हुआ है तो फिर मैं रुक जाऊँ, और ये कह रहा है कि अच्छा दूसरे वाले ने एक्वायर किया हुआ तो मैं रुक जाऊँ। ठीक है, तो यही करना चाह रहे थे ना कि दो थ्रेड चल रहे थे, उन्होंने काउंटर को इंक्रीमेंट करना था, उससे पहले हमने ऊपर ये वाला एक्वायर का कोड डाल दिया, एक में ये डाल दिया, एक में वो डाल दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है अच्छा दूसरा लिखना चाह रहा है तो मैं रुक जाऊँ, ये कह रहा है कि अच्छा पहला लिखना चाह रहा है तो मैं लिख जाऊँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बासित, मुझे लगता है बासित तेरे में कोई प्रॉब्लम है, तो सोच, तो हिम्मत हार गया। बासित क्या है, कितने फंस गए, इसकी चेहरे के तासुरात है, कितने फंस गए। कोई बात नहीं यार, नींद नहीं पूरी इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अंडरस्टैंडिंग भी पूरी ना करें, कर लें, हो जाता है, नींद पूरी ना भी हो। प्रॉब्लम कोई नजर आ रहा है? नहीं, ये खुद लॉग ही है ना, लॉग को इम्प्लीमेंट करने का ये कोड है कि यार ठीक है, मतलब ये लूप लगा हुआ है ना कि जब तक दूसरा एक्सेस कर रहा है तब तक, ये जो गो टू एल लिखा हुआ है ना, ये एल लेबल है इसका, ठीक है, कह रहा है अगर दूसरा एक्सेस कर रहा है तो आप इधर ही फंसे रहो। ठीक है, जब दूसरा एक्सेस करके उसको जीरो कर देगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि C2 1 नहीं लेगा तो ये यूज कर लेगा। इसी तरह ये भी यही कह रहा है कि अगर दूसरा यूज कर रहा है तो तब तक इधर फंसा रहेगा, जब दूसरा खत्म करता है यूज करना तो वो C1 को जीरो कर देता है, वो जब जीरो होगा तो ये एक्सेस कर लेगा। कैसे? किसको चेक करेगा तो खराब होगा? कंडीशन को चेक करने से तो कोई खराब नहीं होगा ना, रीड ही किया ना हमने, खराब होना क्या? इसने रीड किया कि दूसरे ने लिखवाया कि नहीं, तो अगर दूसरे ने लिखवाया हुआ तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो ये आगे चला जाएगा। इसमें प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं डेडलॉक। ये हो सकता है कि दोनों ने वन सेट कर दिया हो, ठीक है, इसने भी वन सेट कर दिया, इसने भी वन सेट कर दिया, तो ये उसका इंतजार करता रहे, वो इसका इंतजार करता रहे। ठीक, तो ये जब दोनों इंतजार करते रहेंगे तो फिर इंतजार में फंसे रहेंगे, क्योंकि दोनों वन है, कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे जब प्रॉब्लम है उनमें हमने इन चीज़ों का भी ख्याल करना होता है कि डेडलॉक तो नहीं है, डेडलॉक हो जाए या बास का स्टारवेशन का एक प्रॉब्लम आ जाता है कि आपके एल्गोरिदम में किसी की बारी आ ही नहीं सकती, ठीक है, अगर उससे हाई प्रायोरिटी के लोग, तो आपको फिर ऐसे एल्गोरिदम्स में उसको सोचना होता है क्या करें। ठीक, हाँ, ये पाकिस्तानी कैचिंग वाला, वो सईद अजमल वाले जो वीडियो सब बड़ी पॉपुलर है ना, जिसमें वो बिल्कुल नीचे पहुंच के हाँ, तो ये वो वाला था, या जिस तरह बात होता है ना कि आप ज्यादा ही कर्टियस हो तो आप पहले आप, दूसरा कह नहीं पहले आप, वो पहले आप के लूप में फंसे। तो ये भी अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में रखा हुआ है ना, रैंडमली थोड़ी देर बैक ऑफ करते हैं। नेटवर्क्स में इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि रैंडम बैक ऑफ करते हैं, जब पैकेट्स की कोलिजन हो ना तो दोनों साइडें रैंडमली बैक ऑफ करती हैं, ताकि अगली दफ़ा जब करें तो दोबारा कोलिजन ना हो जाए। अगर वो सेम वैल्यू से बैक ऑफ करें तो फिर दोबारा कोलाइड करेंगी, तो तब भी मसला आ सकता है। तो कई जगहों पर रैंडमनेस भी यूज़फुल होती है। ठीक है, इस जगह पे तो खैर अभी रैंडमनेस नहीं है, मे भी कोई तरीका हो जिससे हम इसमें डाल सकें तो हो जाए। तो इसकी दूसरी ट्राई मारते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यार अगर अब इस वाले में चेंज हमने क्या किया है कि दोनों ने यही किया, C2 को 1 किया, इसने C1 को 1 किया। इसने चेक किया है कि अच्छा अगर तो 1 है तो पहले हमने कहा था कि ठीक है वेट करते रहो, हमने कहा कि हाँ अपने को आपको 0 कर दो और फिर वापस चले जाओ।
ठीक है, वो उसने भी यही किया। तो अब क्या होगा कि दोनों कह रहे हैं कि यार ठीक है, पहले आप करने के बजाय उसने कहा कि ठीक है मैं अपनी जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल करता हूँ, ठीक है, तो तुम ले लो, ठीक है। तो वो तो जाएगा ना आगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसमें डेडलॉक नहीं आएगा, इसमें क्योंकि इसने जीरो कर दिया अपने आप को, ठीक है, जब उसने नहीं उठाया तो ऑब्वियसली अब उसको C2 1 नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो इसने क्योंकि C1 को जीरो कर दिया तो अगली दफा एक लूप आइटरेशन में उसको 1 भी मिल गया, तो अगली लूप आइटरेशन में उसको जीरो मिलेगा, ये आगे चला। इसमें कम प्रोबेबिलिटी के साथ ये मसला आ सकता है कि लाइव लॉक लग जाए। लाइव लॉक ये होता है कि दोनों एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस ऑफ चीज़ें एग्जीक्यूट करना शुरू, ठीक है। यानी ये हो सकता है कि आपने वैसे नॉर्मली ठीक ठीक चलते रहे, लेकिन कभी थोड़ी देर बाद बाई चांस ऐसा हो कि दोनों प्रोसेसर जो चल रहे हैं वो इकट्ठे ही एक कोड एग्जीक्यूट करना, तो ये भी 1 लिखवाए, फिर ये भी जीरो कर दे, फिर ये देखे अच्छा दूसरे का जीरो है तो फिर दोबारा जीरो, तो वो दोनों ही फंस जाए दोबारा। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी तो कम है कि दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट करें, लेकिन कभी हो सकता है, ठीक है। तो जब हो सकता है तो इसका मतलब है कि फंसेगा तो सही। तो हमने सोल्यूशन ऐसा बनाना है जिसमें फंसने वाला मसला ना हो, ठीक है। इसका जो हल निकाला था वो डेकर ने 1966 में निकाला था, जिसको हम आज पढ़े। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी शर्म भी आती है कि असी तो कुछ कीते ही नहीं, ठीक है। तो वैसे बात सही भी है कि हमने नहीं किया बहुत अरसे से कुछ, ठीक है। हम वो दूसरे छोटे छोटे मसाइल में फंस गए, तो उससे निकल के ज़रा काम शाम पे आए ना। शुरू के दौर में बड़ा कुछ किया, ठीक है, जिसको गोरे कहते हैं, डार्क एजेस थी, उस वक्त मुसलमान तरक्की कर रहे थे, उस वक्त बहुत सारा काम किया। लेकिन फिर उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, असली जो है जी वो आखिरत की चीज़ है, दीन दुनिया को छोड़ दे, ठीक है। तो जो असल में नहीं कहा हुआ था, क्योंकि दुनिया के थ्रू ही आखिरत आपने एंड पे लेनी है। वो जो जब से हुआ है ना, तब से हमने काम करना छोड़ दिया, ठीक है। तो हूँ भुगत रहे हैं। अभी जो जंग भी हुई है उसमें भी जो मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात लगी कि ये सारा जो था इट वाज अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है। जिसकी टेक्नोलॉजी यानी कि अगर आपका रडार दूसरे को ज़्यादा दूर से देख सकता है, ठीक है, तो देन यू हैव एन अपर एज, बात खत्म, ठीक है। अगर आप 50 किलोमीटर पहले ही देख लेते हैं अगले को और शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह रफाल जो है उनकी रेंज हमारे GS-17 वालों से ज़्यादा थी, लेकिन बट हमारी प्रॉब्ली इंटीग्रेशन बेहतर थी कि जो हमारे एक थर्ड एक वो जहाज़ उड़ा होता है एवेक्स, जिसमें रडार लगा होता है, जो कि उससे ज़्यादा दूर कर रहा था, और इनकी आपस में इंटीग्रेशन थी कि उसके थ्रू आप इस पर लॉक कर सकते थे, तो इफेक्टिवली आपकी रेंज बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो रेंज बढ़ गई और कहते हैं आपने उसको शूट डाउन कर दिया, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इवन जो आपकी जंग भी है ना, अगर आपने दीनी लिहाज से जिहाद भी करना तो इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर टेक्नोलॉजी में आप पीछे हैं तो अभी अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, जंग तो पाकिस्तान इंडिया की हुई थी, इंडिया फ्रांस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, हम चाइना की यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यानी अपना काम अभी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो सीख रहे हैं तो फ्यूचर में आप टेक्नोलॉजी पे काम करें तो आप मे भी आज से 10-15 साल 20 साल में हमारे यहाँ से अपनी टेक्नोलॉजी निकली हो जो कि जो टॉप नॉच हो, ठीक है। तो उसमें मतलब जो कभी कभी आप लोगों को ये जो लग रहा होता है कि यार वो ज़्यादा पढ़ा दिया फलां कर दिया, आपने अगर टॉप ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचना है तो आपको जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको समझना है पहले। तो हम सिर्फ समझने पे कर रहे हैं, अभी तक हमने खुद से तो कुछ नहीं किया, खुद से तो हमने बिल्कुल बेसिक सा चुना था प्रोसेसर बनाया, ठीक है। उस प्रोसेसर का क्या फ़ायदा है, उसका ये है कि कम से कम आपका एक झिझक खुल जाएगी कि यार ठीक है वो। तो लेकिन बाय द टाइम आप लेट्स से मास्टर्स PhD करते हैं तब तक आप इतने काबिल हो जाएंगे, या PhD नहीं भी करते इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी आइडिया होंगी कि यार इस किस्म के केस में ये प्रॉब्लम आते हैं, इस किस्म। यानी मैं भी यहाँ पर आकर कहानियाँ पढ़ा के जा सकता हूँ, ठीक है। वो जो बुक्स में सेमाफोर का कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है बस वो पढ़ा दिया और एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस ना बताएं, तो दैट आप लोग भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन पॉइंट ये है कि इट वॉन्ट हेल्प एनीबॉडी, ठीक। तो इसलिए मैं कहते हैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें ज़रा सही तरीके से कवर हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी पॉइंट इन टाइम पे हम भी आएंगे। लगे रहो मुन्ना भाई।
ठीक है। ओके, सो ये जो डेकर का एल्गोरिथम है, इसमें उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने ना एक तीसरा वेरिएबल डाल दिया टर्न का, ठीक है। इसने कहा कि यार मुझे अगर बारी मिलनी है तो टर्न 1 होना चाहिए, इसने कहा कि मुझे बारी मिलनी चाहिए तो टर्न 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आप ये टर्न को 1 कर देता है, यानी C1 भी कहता है, ये C2 को 1 करता है, लेकिन ये कहता है टर्न मेरी बारी है, ये कहता है टर्न 2 है, ठीक है। तो या टर्न 1 होगा या टर्न 2 होगा, तो किसी एक ना एक को तो एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका लाइव लॉग भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये डेकर का काइंड ऑफ सोल्यूशन था। और जो ये लेकिन 2 प्रोसेस के लिए, ठीक है, लेकिन जो जनरल सोल्यूशन है वो डिक्स्ट्रा ने इसका एंड प्रोसेस के लिए बनाया हुआ है, जिसको जो ज़रा ज़्यादा ट्रिकी है, जो हम कवर नहीं कर रहे होंगे। कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको इधर लिखा हुआ है इसलिए ताकि आप उस वक्त जाके देख सकें, ठीक है। आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के तो डिक्स्ट्रा का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक। हाँ, स्लाइड मैंने पिछले 1-2 लेक्चर की नहीं की, वो मैं डाल दूंगा, कुछ पीछे है ना। मिड के बाद की नहीं हुई, हाँ मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। मुझे अगर मैंने ना आज या कल तक डाली तो मुझे कल तक रिमाइंडर कर देना, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीकेंड तक डाल दूं ड्रॉप बॉक्स पे। अगर वो ना डाले हो तो मुझे रिमाइंडर करा दीजिएगा तो मैं डाल दूंगा। क्विज चेक हो गए हैं, असाइनमेंट्स भी चेक हो गई हैं, वो मैंने अभी उसके मार्क्स भी अपलोड नहीं किए, वो भी मुझे, मैं अगर वीकेंड तक ना करूं तो वो भी रिमाइंडर करा दीजिएगा, ठीक है। -5 वाले जो है वो अब आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आप छापे ना मारे तो इंशाल्लाह -5 0 हो जाएगा। मतलब पूरा जो अभी देखे ना, अभी देखो मिड उसमें हमने थोड़ा सा हुस्न ज़न रखा है कि यार नहीं मारे होंगे, कुछ जगहों पे शक था लेकिन हमने इग्नोर किया। लेकिन आज जहाँ से ही क्लियर मिल गया कि नहीं यार ये तो छापे ही चल रहे, और अगर भाई तेरा अपना छापा निकला फिर तो तू गया। तो इसलिए ज़रा उस पर काम करो, ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और भी है जो स्लाइड में नहीं है, वो पुरानी वाली ऑफरिंग में भी डिस्कस हुआ है, उसको कहते हैं लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो भी यही काम करता है, ठीक है। बेकरी एल्गोरिथम जो है ना वो भी यही काम बेकरी, हाँ, जो बेकरी नहीं, राहत बेकरी साथ उस तरह लैम्पोर्ट्स बेकरी है। ओके, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कभी आप किसी ऐसे प्रोसेसर पे काम कर सकते हैं जिसमें ये एटॉमिक ऑपरेशन की पूरी सपोर्ट ना हो, लेकिन आप स्टिल यू वांट टू हैव लॉक, ठीक है। तो आप वो बेकरी एल्गोरिथम का कोड उठाएं और उधर डाल दें। राफेल के मुझे नहीं पता यार, मैंने राफेल के नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो फिर हाँ नहीं वो लॉक और होता है, वो लॉक और होता है, वो लॉक होता है ट्रैकिंग वाला लॉक, वो रडार वाला कभी आपको पढ़ाया तो समझाएंगे इंशाल्लाह। लॉक तो सारे जादू में होते हैं ना। हाँ, मतलब जो आपके जब आपने टारगेट ट्रैक किया तो टारगेट बेसिकली आपका आइडेंटिफाई हो गया तो रडार उसको लॉक करते हैं। जो नॉर्मली रडार लॉक कर रहा होता है वो तो हीट नहीं कर रहा होता, वो तो सिंपल रडार तो सादा ही है ना, हवा में कुछ भेजा, अगर रिटर्न वापस आ गया तो इसका मतलब है कि कुछ है, ठीक है। तो हवा में वैसे तो आगे वेव प्रोपगेट करती जाएगी, तो अगर रिटर्न आ गया तो इसका मतलब है कि कुछ है। तो पहले जो सर्च है उसमें आप सिर्फ देख रहे होते हैं कि कुछ है तो नहीं, और अगर कुछ है तो फिर आप उस तरफ फोकस कर लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि उस पर उसके दोनों तरफ बल्कि 4 तरफ वेव फेंकते रहते हैं और देखते हैं कि जिस तरफ मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है अपना उस तरफ हल्का सा मूव करते जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो आप उसको ट्रैक करते रहते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो लॉक हो गया, ठीक है। तो फिर मिसाइल के आगे भी ये लगी होती हैं अमूमन कि वो उसको लॉक करके उसके पीछे जाके उसको हिट करें। हाँ जी, उसी की तरफ जाता है ऑब्वियसली। फिर वो अगर बहुत ही कोई तेज पायलट है तो वो हो सकता है कि उसको चकमा दे दे, लेकिन डिपेंड करता है वो किस एंगल पे है, क्या है। वो टॉप गन नहीं देखी आपने? तो वो टॉप गन में जो पीछे से मिसाइलों को चकमे देने के तरीके करना यही होता है। फिर ऑब्वियसली और टेक्नोलॉजीज हैं, जैमर हैं, एंटी जैमिंग है, इस किस्म के काम भी हो रहे होते हैं। तो ये एक पूरा यानी फील्ड है ये भी। उस पर खैर वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो उस पर नहीं आते, और टाइम हमारे पास आज जरा कम है। ओके,
तो जो आपके अगर वीक मेमोरी मॉडल हैं, ठीक है, तो अब आप अमूमन आप ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनको हम कहते हैं एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशंस, ठीक है। सो नॉर्मली जो मसला हुआ था पीछे वो क्या हुआ था कि आपने लोड किया, ऐड किया और वापस स्टोर किया, तो 3 स्टेप थे, ठीक है। अगर वो एक सिंगल स्टेप होता कि जिसमें दरमियान में ये ना हो सकता होता कि जब मैं लोड कर रहा हूँ तो दूसरा लोड कर ले, यानी कि मैं उस पर प्लस लोड करके +1 करके वापस लिखवा देता, तो एक ही ऑपरेशन में जो कि दरमियान में ना रुक सकता, तो फिर हमें मसला नहीं आना था। तो एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशन यही इसी किस्म के होते हैं कि वो किसी लोकेशन को रीड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उस पर राइट करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड सेट, और एक है स्वैप, ठीक है। तो टेस्ट एंड सेट क्या करता है कि एक रजिस्टर है आपके पास और एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। सेट का मतलब है किसी जगह पर 1 लिखवाना, ठीक है। तो नाम जो है टेस्ट एंड सेट, इसका मतलब हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि मेमोरी में पहले क्या पड़ा हुआ था और उस पर 1 लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम एक ही ऑपरेशन में जो मेमोरी में पड़ा हुआ था वो वैल्यू रजिस्टर में ले आते हैं और 1 उस पर लिखवा देते हैं, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं ये सवाल, ये पता होता है कि अच्छा फायदा की कि मैं एक ही ऑपरेशन में मेमोरी से रीड कर रहा हूँ, उस पर 1 लिखवा रहा हूँ। मैं ये करूँगा जहाँ पर मैंने लॉक एक्वायर करना हो, तो लॉक एक्वायर करना हो तो जो मल्टीपल थ्रेड्स जिन्होंने कंज्यूम करना था वो सारे एक सिंगल ऑपरेशन में लॉग को सेट करने की कोशिश करेंगे। तो सब ने उस पर 1 लिखवाया और जो उसकी पुरानी वैल्यू थी वो रीड कर ली, ठीक है। तो टेस्ट एंड सेट ने क्या किया, सेट करवाया, यानी 1 लिखवाया और पुरानी वैल्यू रीड कर ली। पुरानी वैल्यू अगर 0 थी, ठीक है, जो मेमोरी पे वैल्यू पड़ी हुई थी वो 0 थी, इसका मतलब है कि ये 1 मैंने ही लिखवाया, ठीक है। अब अगर 10 लोगों ने इकट्ठा ये करने की कोशिश की तो नीचे हार्डवेयर क्योंकि इसको एटॉमिकली कर रहा है तो ये 1 बाय 1 करेगा, ठीक है। तो जिसको असल में एक्सेस मिली होगी उसको क्या कहेगा कि यार ठीक है मैंने 1 लिखवाया, तो उसको पुरानी वैल्यू 0 रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद जब भी कोई एक्सेस करेगा तो उसका जो 1 लिखवाया होगा उसको पुरानी वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि पिछले वाले की वजह से 1 तो वो हो चुकी है। तो अब सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो टेस्ट एंड सेट करेंगे उस लोकेशन पे, उस फ्लैग पे जिस फ्लैग को हम 1 लिखवाना चाह रहे थे। जिसको पुरानी वैल्यू 0 मिली इसका मतलब उसको लॉक मिल गया, जिसको पुरानी वैल्यू 0 ना मिली इसका मतलब है लॉक उसे नहीं मिला, ठीक है। तो ये इसके पीछे काइंड ऑफ है। और स्वैप जो है वो क्या करता है, मेमोरी और स्वैप के जरिए भी यही काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम टेस्ट एंड सेट की आगे एग्जांपल पढ़ेंगे। स्वैप क्या है कि वो मेमोरी और रजिस्टर की वैल्यू को एक ही ऑपरेशन में स्वैप कर देता है, ठीक है। नॉर्मली आपने स्वैप करना हो तो आप क्या करेंगे, लोड करेंगे, वो पुरानी वैल्यू किसी टेम्प्रेरी जगह पहले सेव करेंगे, फिर लोड करेंगे और टेम्प्रेरी वैल्यू को लिखवाएंगे, ठीक है। तो स्वैप इस तरह काम करता है, लेकिन ये आपको एक ही ऑपरेशन में दोनों काम कर देगा, जो कि दरमियान में नहीं रुकेगा, यानी कि जब भी ये स्वैप हो रहा तो पूरे का पूरा कंप्लीट होगा या बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसको एटॉमिक इसलिए कहते हैं कि या पूरा चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी उसके ज़रिए हमने लॉक को काइंड ऑफ करवाया, ठीक है। टेस्ट एंड सेट के बजाय बेसिकली स्वैप से हुआ है, लेकिन इट्स द सेम थिंग। हमने एक जो 1 किसी रजिस्टर पर 1 लिखवा दिया और उस 1 को हमने एटॉमिकली स्वैप कर दिया विद मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो अब वो जो मेमोरी लोकेशन पे 1 चला गया और वहां से जो आया वो एक्स लॉक में आया, उसको हमने चेक किया कि वो अगर 0 नहीं है तो इधर ही फंसे रहो, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली चेक कर रहा है कि जो मेमोरी से वैल्यू आई थी अगर वो 0 है तो इसका मतलब हमें एक्सेस मिली, आगे जाओ, अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब किसी और को एक्सेस मिली, ठीक है। तो बेसिकली मेमोरी पे अगर मेरा वाला 1 लिखा गया तो ठीक है, नहीं मेरा वाला 1 तभी लिखा जाएगा जब मुझे जो रिटर्न हुआ है वो 0, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन और 1 आपस में स्वैप हुआ, तो जो आपके पास वैल्यू आई अगर वो 0 थी मेमोरी की तो इसका मतलब है कि मुझे एक्सेस मिल गया, और अगर वो नॉन 0 थी तो इसका मतलब है मुझे एक्सेस नहीं मिला। तो आपने लॉग एक्वायर किया, उसके बाद आपने जो भी वो जो हम डाटा को इंक्रीमेंट कर रहे थे वो किया, ठीक है। और उसके बाद हमने लॉग को रिलीज कर दिया। लॉग को रिलीज करना सिंपल स्टोर था कि आपने उधर जाकर 0 लिखवा दिया कि यार ठीक है मेरी तरफ से इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम यही 2 थ्रेड चलाएं पैरेलल में, ठीक है, तो हम पहले ये चला रहे थे सिंपल, दोनों प्रोसेस ये चला रहे थे, अब हम एक्वायर और रिलीज के साथ चला रहे हैं।
तो एक्वायर और रिलीज के साथ चलाएंगे, जिसके लिए हमें हार्डवेयर में एटॉमिक मेमोरी ऑपरेशन चाहिए स्वैप का, ठीक है। AMO स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मेमोरी ऑपरेशन, ठीक है। RISC-V में एक सेक्शन है एटॉमिक मेमोरी ऑपरेशंस का, ठीक है, उनमें से एक AMO स्वैप है, ठीक है। तो ये AMO स्वैप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप स्वैप करके ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपका मेमोरी मॉडल रिलैक्स था तो सिर्फ ये कॉपी नहीं काफ़ी नहीं है, उसके साथ आपको फेंसेस भी यूज़ करनी पड़ेंगी। तो आप अगर इस जगह पे देखें तो 2 फेंसेस लगी हुई हैं। आप ये भी चाहते हैं कि डाटा ये ना हो कि आउट ऑफ ऑर्डर पहले से लोड हो गया हो, ठीक है। पिछले वाले केस में हमने अज्यूम किया था कि सिक्वेंशियली कंसिस्टेंट है, ठीक है। मसला यानी पिछला वाला मसला सिक्वेंशियली कंसिस्टेंट होते हुए भी आ रहा था, ठीक है। यानी उसका मसला सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी का नहीं था, तरतीब से चीज़ें चल रही थी। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की वजह से वो मसला नहीं था, वो मसला इस वजह से था कि लोड और स्टोर के दरमियान इंटरलीविंग ऐसी हो सकती थी, तो वो तो लॉक से सॉल्व हो गया। लेकिन अगर सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं है, यानी रिलैक्स मेमोरी मॉडल है कि जिसमें आपकी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं, स्टोर बफर भी लगे हुए हैं, तब आपको ये काम करने के लिए इधर फेंस भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप कहेंगे कि यार उसको स्वैप करो, लेकिन ये वाला जो रीड है आगे इसके बाद वाला, वो पीछे वाले तमाम रीड राइट्स के बाद ही हो, ठीक है। ये ना हो कि तुम कहते हैं लॉग अभी चेक ही ना हुआ और तुम पहले से ये लोड करके बैठ जाओ कि यार इस तरह तेज हो जाएगा, ठीक है। ये तभी हम आएंगे जब डाटा तभी रीड करेंगे जिस वक्त हमने वाकई हमें लॉक मिल गया, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह स्टोर करते हुए हमने फेंस यूज़ की है, ठीक है। और इसमें हमने ये कहा है कि इसके आगे वाले रीड राइट जो है ना वो पिछले वाले राइट के बाद हो रहे हैं। इसका मतलब डाटा स्टोर होगा तो उसके बाद हम करें, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये सारे पीछे हो चुके होने चाहिए। कॉमे के बाद वाला जो है ना, ये फेंस बता रहा है कि जो राइट इससे पीछे सारे हो चुके होने चाहिए। और ये बता रहा है कि इसके आगे वाले तमाम रीड राइट्स में पीछे वाले राइट हो चुके होने चाहिए। तो इसके आगे कोई भी लोड अगर हो रहा है तो अगर वो ये वाला डाटा को प्रोसेस करना चाह रहा है तो वो तभी होगा जब ये वाला राइट हो चुका हो। तो हमने कहा कि यार ये राइट कंप्लीट होगा तो इसके बाद ही ये चलना है, ठीक है। लॉग भी तभी रिलीज होगा, आगे अगर कोई लोड होना है तो वो भी तभी चलेगा, ठीक है। तो ना ये स्टोर होगा तब तक, ना उसके आगे वाले लोड्स होंगे तब, ठीक। तो रिलैक्स मॉडल में इसका मतलब है कि आपको एक एटॉमिक ऑपरेशन भी चाहिए इस किस्म के क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए, साथ साथ आपको फेंस भी चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा, जो एटॉमिक ऑपरेशंस है ना उनमें भी अमूमन 2 तरह की ऑर्डरिंग होती है, एक एक्वायर की और एक रिलीज की, ठीक है। अगर दोनों ही क्लियर हो, ठीक है, अगर ना आपने एक्वायर के हिसाब से कहा हो और ना रिलीज के हिसाब से कहा हो तो फिर कोई एडिशनल ऑर्डरिंग नहीं चाहिए। अगर आपने सिर्फ एक्वायर किया है तो एक्वायर का मतलब है कि ये जो AMO है इट हैपन्स बिफोर एनी लोड्स, ठीक है, तो बिफोर एनी फॉलोइंग लोड ऑन स्टोर। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जब तक नहीं होगा तो आप आगे नहीं जाएंगे। एक्वायर का मतलब क्या है कि ये जब तक नहीं होगा तो आप आगे नहीं जाएंगे। रिलीज का क्या मतलब है? रिलीज का मतलब है कि ये जब तक नहीं होगा, इससे पीछे वाले जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, तो ये सारा कुछ जो है ये तभी होगा जब इससे पीछे सब कुछ कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा इनके अंदर फर्क है कि एक्वायर जो है इट हैपन्स बिफोर एनी फॉलोइंग लोड्स और स्टोर्स एंड रिलीज हैपन्स आफ्टर एनी अर्लियर लोड्स एंड स्टोर, ठीक है। तो ये वही वाला काम हुआ है, मगर अब हमने एटॉमिक स्वैप में इस जगह पे एक्वायर के हिसाब से किया है, इस पे हमने रिलीज के हिसाब से किया, ठीक है। तो इसमें एक्वायर और रिलीज जो है ना, ये जो RISC-V की एटॉमिक ऑपरेशन है ना, उसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ही एक्वायर और रिलीज के सिमेंटिक्स है। बल्कि मेरे पास शायद पड़ा हो, एक मिनट में, मैंने कभी इसकी स्लाइड्स बनाई थी कुछ चीज़ें समझने के लिए, तो उनमें कहीं पे होगा। अब ये जिस तरह उसके एटॉमिक ऑपरेशन का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ना, असल में वो वैसे ऊपर छोटा सा ही नजर आ रहा है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो उस ये 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है, सेम उसी जगह पे ऑप कोड है और RS1 RS2 वगैरह है। इसमें आप देखें तो एक AQ की बिट है और एक RL की बिट है। वो जो 2 बिट्स है ना जो पहली 5 छोड़ के आगे, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना अभी के एटॉमिक स्वैप की अगर इंस्ट्रक्शन है तो उसके साथ एक्वायर और रिलीज के सिमेंटिक्स हैं।
तो ये बिट्स आप या 0 0 सेट करें, इसका मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस स्वैप ही कर दो, ठीक है। अगर आप इसको एक्वायर को 1 सेट कर देंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि इससे पीछे वाले तमाम लोड स्टोर यानी अगले लोड स्टोर से पहले ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसको रिलीज को 1 कर देंगे तो ये होगा कि पिछले लोड स्टोर के बाद ये चलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके ये वाली चीज़ है। तो ये यानी कि ये रियल में वही जो आप इंस्ट्रक्शन सेट अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें हमने एटॉमिक इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर हमने वाकई RV32I इम्प्लीमेंट करनी है तो हमें 2-4 और इंस्ट्रक्शंस भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ई कॉल, ई ब्रेक, ठीक है, और ये वाली चीज़ें, लेकिन वो मैंने आपको नहीं डाली मैक्सिमम, क्योंकि हम उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके ऊपर वाला एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट भी चाहिए, लेकिन वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो एटॉमिक ऑपरेशन सपोर्टेड है ना, ये वो बेसिकली बताया हुआ है, ठीक है। क्या है, स्वैप के अलावा भी है कुछ ऐड शैड, वो हम बाद में भी देखते हैं, ठीक। सो ये अब आपको ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसमें समझ आ रहा होगा कि ये जो AMO स्वैप W एक्वायर का क्या मतलब है, कि इसका मतलब है कि ये एक्वायर के सिमेंटिक्स पे चल रहा है। और इससे एक्वायर का क्या मतलब था कि हाँ, यानी कि मैं खुद इसमें भूल जाता हूँ क्या था, ठीक है। AMO हैपन्स बिफोर एनी फॉलोइंग लोड, इसके बाद वाले लोड स्टोर जो है वो इससे पहले नहीं हो सकते। और जो रिलीज है उसका मतलब है कि इससे पीछे वाले तमाम कंप्लीट होंगे। तो अब हमने इधर एक्वायर के सिमेंटिक्स यूज किए और क्रिटिकल सेक्शन पे गए, और आखिर में जो हमने स्वैप किया वो रिलीज के सिमेंटिक्स के साथ किया, ठीक है, कि उससे पीछे वाले सारे कंप्लीट होंगे तो वो आगे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यानी जो अगर हम देखें ना कि अगर आप पहला वाला कोड जो था जिसमें हमने फेंस यूज की थी, दूसरे वाले में हमने एक्वायर रिलीज के सिमेंटिक्स यूज की, तो इसमें जो टोटली डिपेंडेंस है ना वो थोड़ी कम है। उसमें आप अगर फेंस लगाएंगे तो वो तमाम रीड राइट्स पीछों को मेक श्योर करेगा कि वो ना हो। इसमें जो है कि इसके आगे वाला हिस्सा जो है एक्वायर का मतलब है कि ये तभी होगा जब इसके पीछे वाले सारे लोड स्टोर हो चुके हैं, और रिलीज का मतलब है कि इसके पीछे वाले सारे हो चुके हो तो ये आगे जाएगा। तो ये इसमें जो डिपेंडेंस आ रही है ना, ये एरोज ये निस्बतन कम है। तो एक्वायर और रिलीज वाले सिमेंटिक्स के जरिए आप थोड़ा सा फर्दर कह लें कि कम कर सकते हैं कि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंस करनी थी, ठीक है। ओके, सो अब हम जरा मेरे ख्याल करीब हैं आखिरी टॉपिक अच्छा, ये तो हमने कर लिया कि मसला तो हल हो गया, ठीक है। मसला कैसे हल हो गया कि हमने लॉक एक्वायर और लॉक रिलीज काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कर दी, और उसकी भी 2 टाइप की इम्प्लीमेंटेशन कर दी। अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाता होता है, ठीक है। तो एज पूरे कोर्स में यही चलता रहे कि हम कोई मसला हल करते हैं तो उससे कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है और फिर उसको फिक्स करते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि बाज़ का ये होता है कि आपके एक वक्त में मल्टीपल क्योंकि प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस चल रही है। एक थ्रेड ने लॉक एक्वायर कर लिया बिल्कुल जिस तरह हमने कहा था उसी तरह, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि अच्छा यार अब तुम्हारी बारी खत्म होगी, दूसरे प्रोसेस की बारी आ गई। तो लॉक इसने पकड़ा हुआ था, बारी दूसरे की आ गई, तो दूसरे ने तो वेट ही करना था लॉक रिलीज होने का, तो वो बेचारा वेट करता रहेगा और ये लॉक पकड़ के बैठा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो प्रोग्रेस है आगे नहीं होगी जस्ट बिकॉज कि जिसने लॉक पकड़ा हुआ था वो ही स्वैप आउट हो गया। इसको हम कहते हैं स्वैप आउट होना, कि वो ये कॉन्टेक्ट स्विच होना कि किसी और की बारी आ जाना, ठीक है। तो प्रोसेसर पे वो नहीं जाता। इसको क्या करें, इसका क्या हाल है? उसके लिए कुछ यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन में कुछ 1-2 और इंस्ट्रक्शंस रह गई हैं जो कि यानी क्या लगे जो एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट ही की तरह की कैटेगरी की बन जाती हैं। वो अगर हम उनमें से कोई भी सपोर्ट कर दें तो ये काम हो जाता है। तो उसमें से एक है कंपेयर एंड स्वैप, ठीक है। 2 है बेसिकली, एक कंपेयर एंड स्वैप है, एक लोड रिजर्व एंड स्टोर कंडीशनल है, ठीक है। ये दोनों से ये काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कंपेयर एंड स्वैप में आप अगर देखें तो आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है, एक और 2 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, RT और RS। और हम चेक करते हैं कि अगर RT मेमोरी लोकेशन के बराबर है, ठीक है, तो तब सक्सेस होगी वरना फेलियर होगा, ठीक है। तो जो आप पहले तो एक रजिस्टर कंपेयर होगा विद मेमोरी लोकेशन, अगर वो बराबर हैं तो सक्सेस होगी, अदरवाइज फेलियर होगा।
और उसके अंदर भी आप क्या करते हैं कि जब वो बराबर आ जाए तो RS को उठा के मेमोरी में लिखवा देते हैं जो दूसरा वाला रजिस्टर है, ठीक है, RS में T लिखवा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली स्वैप हो गए, यानी कि जो RS पे अब वो आ गया जो कि RT में था, ठीक है, RT क्योंकि मेमोरी के बराबर था तो RT वाली वैल्यू RS में चली गई, तो RS और RT आपस में स्वैप हो गए, ठीक है। तो दो काम हो रहे हैं कि RT कंपेयर हो रहा है विद मेमोरी लोकेशन, अगर वो मैच करता है तो RT और RS को आपस में स्वैप कर दो और उसके बाद सक्सेस डिक्लेयर कर दो, ठीक है। सक्सेस डिक्लेयर करने से फिर जंग याद आए, दोनों साइडों ने खूब सक्सेस डिक्लेयर की है। ये दोनों तरफ यही सेंटिमेंट होगा। वो यार असल में जो एक हमारा मीडिया है और एक इनका मीडिया, दोनों मीडिया जो है ना वो कोई ऐसे बना के कर रहे हैं, लेकिन जो उनका मीडिया तो वही कोई अखीर किस्म का है वो तो मतलब उसने तो कराची पिंडी हर जगह पर वो कब्जा शब्जा कर लिया हुआ था, ठीक है। हम इधर से बैठे एंजॉय कर रहे थे कि वो गिरा है अल्लाह खैर करे, बचा के रखे सबको यार। खैर उससे बाहर आते हैं वापस इधर आए थे तो क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, नहीं मैंने कहा एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा, थोड़े से हमारा जो टॉपिक कंप्लीट तो कर लेना पहले, फिर गप्पे लग सकती है। हाँ हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा अगर हम बातें ना करें जो हम कर, यही मैं कह रहा हूँ। तो हम मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे तो ठीक है। तो ये अपना ये सेम काम हो रहा है बट नॉट यूजिंग एटॉमिक स्वैप, ठीक है। तो अब हम कंपेयर एंड स्वैप कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने किया क्या, हमने कहा कि यार जो सबसे पहले हमने ना अज्यूम करेंगे प्रोड्यूसर जो है वो हेड पर लिखवाता जा रहा है और कंज्यूमर टेल से उठाता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास लेट से एक मेमोरी है जिसमें आप फिलहाल हम एक ही लोकेशन अज्यूम कर लेते हैं, तो जब भी आए तो आप हेड पे लिखवाते हैं और फिर आगे चलता जाता है। हर प्रोड्यूसर जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है वो हेड पे लिखवाता है, आगे चलता जाता है। कंज्यूमर जो है वो शुरू में हेड और टेल दोनों जीरो है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने हेड पे लिखवाया और इंक्रीमेंट कर दिया। कंज्यूमर जो है वो टेल क्योंकि जीरो पर ही थी वहीं से उठाएगा, वो भी इंक्रीमेंट कर देगा, तो वो आगे जाके बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका हेड आगे बढ़ता जाएगा और जो कंज्यूम करने वाले हैं वो टेल को बढ़ाते जाएंगे आगे। लेकिन क्योंकि कंज्यूम करने वाले लेट से मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो हम चाहते हैं कि एक ही को एक्सेस मिले, सबको इकट्ठे एक्सेस ना मिल जाए अगर एक डाटा प्रोड्यूस कर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो ये कोड रन कर रहे होंगे। तो प्रोड्यूसर ने हेड पर लिखवा दिया, जो कंज्यूमर है वो काम करना चाह रहा है, उसने कहा कि यार अच्छा हेड को लोड करो और टेल को लोड करो, ठीक है। अगर तो वो बराबर है इसका मतलब है कि कोई नया डाटा नहीं आया। तो गो टू स्पिन हमने कहा हुआ है, तो इसको हम बात करना ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पिन लॉक कहते हैं, ठीक है। तो स्पिन लॉक ये होता है कि जब तक कुछ ना आए तब तक बस इंतजार करते जाओ। तो एक लूप है, जब उस वक्त तक लूप में बसे रहो जब तक नहीं होगा। तो ये वो स्पिन लॉक लगा हुआ है कि जब तक हेड और टेल बराबर है इसका अंदर कोई डाटा आया ही नहीं तो आपके थ्रेड को कुछ करने की जरूरत नहीं। जब वो बराबर नहीं रहे, ठीक है, तो तब आप इससे आगे निकलोगे तो आपने क्या किया, आपने कहा कि हेड को लोड कर दो, ठीक है। और आपने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया जिसमें आपने कहा कि यार हेड को इंक्रीमेंट करके उसमें स्टोर करवा दो। और फिर आपने कहा कि यार इसको जो हेड का एड्रेस था ना उससे स्वैप करवा दो, ठीक है। तो आर हेड और आर न्यू हेड को उधर स्वैप करवा दो, न्यू हेड उधर लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर उसका स्टेटस फेल है तो दोबारा वापस आ जाओ, और अगर नहीं है तो अब होगा क्या, होगा ये कि बहुत सारे थ्रेड ये चलाने की कोशिश करें। एक डाटा प्रोड्यूस हुआ तो हेड आगे एसएल में चला गया, ठीक है। हर एक ने क्या कोशिश की, हर एक को नजर आया कि यार हेड आगे चला गया, तो वो उन सब ने क्या किया, हेड अपने पास लोड कर दिया। लेकिन जब उन्होंने कंपेयर एंड स्वैप किया तो किसी एक के केस में तो वो उसको मिल गया कि यार जो न्यू हेड है आपका, ठीक है, जो आरटी था वो मेमोरी लोकेशन जो हेड की से मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो एक्चुअल हेड आगे जा चुका है आपने भी इंक्रीमेंट कर दिया, दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सारों ने एक्चुअली इंक्रीमेंट कर दिए थे, मैच तो सारों के करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये वाला कंपेयर एंड स्वैप एटॉमिकली चलती है, यानी एक वक्त में एक ही चलता है, ठीक है। तो किसी एक थ्रेड के लिए ये सक्सेस हो गई, ठीक है, सक्सेस हो गई तो उसका हेड पॉइंटर इंक्रीमेंट भी हो गया और उसने डाटा को कैप्चर भी कर लिया। जो बाकी होंगे उनमें कंपेयर एंड स्वैप फेल रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको पता चल गया कि यार ठीक है, हेड पे जो डाटा आया था वो किसी और थ्रेड ने उठा लिया।
तो वो दोबारा शुरू से दोबारा ट्राई करना चाहिए, शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डाटा तो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगला डाटा अगर प्रोड्यूस हो गया उतनी देर में तो ये अगला डाटा पकड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ, प्रॉब्लम जो सॉल्व करना चाह रहे थे, प्रॉब्लम ये सॉल्व करना चाह रहे थे कि अगर ये वाला प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए, ठीक है, तो इसने तो देखें कोई लॉग एक्वायर रिलीज किया ही नहीं, या तो इसका कंपेयर एंड स्वैप चलेगा या नहीं चलेगा, अगर नहीं चला और ये स्वैप आउट हो गया तो किसी और को मिल जाएगा वो डाटा, अगर ये चल गया और इसको स्टेटस मिल गया तो इसने प्रोसेस करना अभी शुरू करना था और ये चला गया, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, कोई बात नहीं, ये वाला डाटा जब ये दोबारा आएगा कॉन्टेक्स्ट में तो ये चला लेगा, लेकिन अगला डाटा सबको मिल रहा है, यानी कि काम रुका नहीं ना, ठीक है, काम चलता रहा, ठीक है। तो ये वाला डाटा नहीं भी प्रोसेस हुआ तो क्योंकि पीछे प्रोड्यूस किया जा रहा था, मोबाइल साइड पे रख दे यार, तू इधर उधर लगा हुआ, ठीक है, तेरे दिमाग कहीं और है आज, तू क्लास से शुरू से ही कहीं और है, तो इसको उल्टा करके रख दो ना ताकि तक ना, उसका था कि तुम्हारा था, मोबाइल तो उसका था ना, चलो तुम्हें हेल्प कर रहा है महत, क्योंकि वो एक जिम्मेदार आदमी है, हमेशा वक्त पे आता है। अच्छा चलो वापस आ जाते हैं, ठीक है, याद रखिए, समझ आ गई से, तो बेसिकली आप अगर स्वैप आउट भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, वो अगले डाटा को प्रोसेस कर लेंगे। अगर कंपेयर एंड स्वैप से पहले ही स्वैप आउट हो गए थे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, किसी और को मिल जाएगा, और अगर कंपेयर एंड स्वैप के बाद हुए थे तो आपने उस हेड से तो उठा लिया, लेकिन बाद मतलब अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ, कोई और प्रोसेस नहीं करेगा उसको, लेकिन ये नहीं है कि आप कोई लॉग पकड़ के बैठे हुए हैं, डाटा मजीद प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी थ्रेड्स उसको कंज्यूम किए जा रहे हैं, आप जो वापस कॉन्टेक्स्ट स्विच करके आएंगे आप इस वाले को कंज्यूम कर लें। ओके, सो जो मसला है, यानी ये मसला तो हल कर देता है, लेकिन इसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना जो है ना कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। इसमें आपको मेमोरी को भी एक्सेस करना है, रजिस्टर्स को भी स्वैप करना है, ठीक है, तो एक तो खैर ये मसला है, ठीक है। और इसके अंदर हाँ, इसमें यही जो मैं मसला कह रहा था कि अगर वो उसकी सक्सेस के बाद फिनिश हो जाए तो आपने उसको अभी तक वो नहीं किया होगा, कंज्यूम नहीं किया होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप एक काउंटर लगा सकते हैं और डबल कंपेयर एंड स्वैप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एक दूसरा हल है जिसको हम कहते हैं लोड रिजर्व एंड स्टोर कंडीशनिंग। अच्छा, RISC 5 में ना ये कहते हैं इम्प्लीमेंटेड है, RISC लोड रिजर्व एंड स्टोर कंडीशनिंग, ठीक है। सो लोड रिजर्व में हम क्या करते हैं कि हम एक किसी जगह को रीड करते हैं, लेकिन आप एक फ्लैग सेट कर देते हैं, हार्डवेयर में एक फ्लैग होता है जो कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि यार इसके ऊपर बाद में मैंने स्टोर करना है, ठीक है। और फिर जब आप उस पर स्टोर करते हैं ना, तो अगर तो आपका स्टोर सक्सेसफुल हुआ तो बाकी सब की रिजर्वेशन कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली तो हम यही करना चाह रहे थे ना, किसी एक को लॉक मिले, ठीक है, या किसी और को एक्सेस मिले। तो लोड रिजर्व और स्टोर कंडीशनल में ये होता है कि आप बेसिकली आपने एक जगह पे लोड किया, उसके बाद आपने कहा कि जब मैं इस पर लिखवाऊंगा, ठीक है, अगर फ्लैग सेट है तो बाकियों सबको आप कैंसिल कर दें, ठीक है, और फ्लैग को क्लियर कर दें और स्टेटस सक्सेस कर दें, तो एक वक्त में एक को मिलेगा ये फिर एक्सेस, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने सबसे पहले हेड को जो लोड करना था ना वो आपने लोड रिजर्व कर दिया, आपने हेड के लिए लोड रिजर्व किया, टेल को लोड किया, देखा कि वो बराबर है तो फंसे रहो, ठीक है। फिर जब आपने यहाँ तक ये सारा वही है, यहाँ पर कंपेयर एंड स्वैप क्यों करना था ना, उसके बजाय आपने स्टोर कंडीशनल किया, आपने कहा कि यार मैंने जो हेड को इंक्रीमेंट कर दिया है उसको मैं स्टोर करने जा रहा हूँ। तो आप मल्टीपल थ्रेड चल रहे थे, सब ने वो हेड रीड किया, सबको पता चला कि टेल पॉइंटर कहते हैं हेड पॉइंटर टेल के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 2-3 थ्रेड को लेट से वो मिल गया कि यार ये बराबर नहीं है, बाकी लेट से अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, तो उन 2-3 ने कोशिश किया कि स्टोर करवाने की कि यार ठीक है मैंने हेड को इंक्रीमेंट किया, स्टोर करवा दो। तो स्टोर कंडीशनल क्या था, उसने देखा उसके बाद जैसे ही पहला आया कोई भी, उसने कहा कि यार इस पर रिजर्वेशन जो बाकी सारी थी उनको सारों को कैंसिल कर दो और इस वाले को दे दो एक्सेस, तो बाकी वालों को फेलियर रिटर्न हो जाएगा, इस वाले को
सक्सेसफुल डन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये उसको प्रोसेस कर सकता है, ठीक। सो ये आपका काइंड ऑफ लोड, रिजर्व एंड स्टोर कंडीशनल है, ठीक है। तो तकरीबन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लोड, रिजर्व और स्टोर कंडीशनल जो है ना वो बेसिकली ये मेक श्योर करते हैं कि आपकी कैश लाइन पर एक्सक्लूसिव स्टेट में है और वही उसको फिर एक्सेस कर रहे हैं जिसने जिस प्रोसेस में एक्सेस करनी है। तो आप इसको यानी मैसी कैशेस के साथ, क्योंकि मैसी प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा था कैश कोहेरेंस का, उसमें यही चीज़ थी ना कि कोई एक के पास एक्सेस हो सकती है, तो वो जो एक्सक्लूसिव एक्सेस है वो उसको फिर या मॉडिफाइड एक्सेस जो है जो कि जो राइट कर रहा होता है उसको एक्सेस देते हैं। तो आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं हार्डवेयर में कि यार उसी मैकेनिज्म के थ्रू आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। और इसमें ये वाला दूसरा वाला प्रॉब्लम नहीं आता कि वो लॉक करके यानी कि वो कंपेयर एंड स्वैप करने के बाद ना स्वैप आउट हो जाए, वो वाला चीज़ नहीं आता। जो RISC-V की एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने आपको पहले वैसे दिखाई थी। उसमें थोड़ा सा जो नॉन ब्लॉकिंग फैच एंड ऑप इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आप फैच भी करते हैं और लेकिन एक हमने इसमें से स्वैप देखी हुई थी कि जो लॉक करने के लिए हमने कहा था कि AMO स्वैप यूज़ किया था, लेकिन इसमें उसकी कुछ वेरिएंट्स भी हैं जो मैंने स्लाइड में आपको दिखाए थे नीचे। और वो क्या करते हैं कि वो आप जो डाटा उठा रहे हैं उसको करंट वैल्यू के साथ XOR भी कर सकते हैं, उसके साथ ऐड भी कर सकते हैं, उसके साथ मिन मैक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये 4-5 और भी इंस्ट्रक्शन है जो कि वो सपोर्ट करता है, तो इससे भी आपका एक आध स्टेप शायद बच सके। ओके जी, यहाँ पर हमारा कोर्स ऑफिशियली ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये कौन है जी? बीबीए वाले देख रहे हैं, कौन है? दरवाज़ा पीछे होना चाहिए ना क्लासरूम के, लेकिन मसला वही है कि उधर बोर्ड उस तरफ लग जाए ना, फिर हो सकता है, या इस तरफ लग जाए फिर भी हो सकता है, साइड पे। चलो अब तो आखिरी क्लास है, अब तो कोई फ़ायदा नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी। जो मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ ज़बरदस्ती सोचने की कोशिश की है दिमाग में, ले आई होप कि उसका कोई 60-70% हो जाए। मैं जितना कवर करवाना चाह रहा था उतना कवर हो गया। मैं यहीं तक करवाना चाह रहा था जी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बर्कले के CS152 CS252 कोर्स है, उससे उसकी स्लाइड्स थी मोस्टली, सवाई शुरू में जो कुछ हिस्सा हमने बोर्ड पे किया। और ये 2018 वाली उनकी ऑफरिंग की स्लाइड्स थी। अब रिसेंटली उन्होंने कोई स्लाइड्स रखना बंद कर दी हैं, या वो उसके लिए कोई लॉगिन वगैरह का चक्कर है। पहले ये ओपन ही होती थी, तो उस वक्त मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी थी तो यूज़ होगी। अगर मैं उससे कंपेयर करूँ कि हम US के मुकाबले में कितना आपने पढ़ा है, तो हमने मेरा ख्याल है 2 से 3 लेक्चर कम पढ़ा है, ठीक है। उसमें इसके बाद 2 और टॉपिक हैं। एक वेयरहाउस स्केल कंप्यूटिंग है, उसके ऊपर टॉपिक है, वो है कि डाटा सेंटर्स वगैरह कैसे बनते हैं, ठीक है। और आई थिंक एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर्स के ऊपर है कि जो हम क्या लोग VMs कैसे चलती हैं, वेयरहाउस के अंदर भी VMs चल रही होती हैं। और एक प्रोसेस अभी भी हम एक विंडोज़ के ऊपर लेने जिस तरह WSL भी एक तरह की आपकी वही चीज़ है। और तो उनको थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो आई वुड से कि आप खुद से कोई लेक्चर उसके ऊपर देख के बाद में अपनी वो वाला नॉलेज गैप ज़रूर फिल करें, ठीक है। तो आपको यानी सारी चीज़ों का इन दी एंड क्रक्स पता होना चाहिए। डिटेल बात का भूल जाती है ओवर टाइम, इसका मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि इट्स मोर लाइक ट्री की तरह बिल्ड करें कि आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और ब्रांचेस भी आपको थोड़ी बहुत मोटी मोटी पता हो, लेकिन बाकी जो डिटेल्स हैं पत्तों की वो आपको भूल जाएंगी, वो आप जाके दोबारा लेक्चर रख सकते। तो लेक्चर क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन मैंने रखा हुआ है, तो कल को भूली तो आप दोबारा उधर से भी देख सकते हैं। और फिर जब आप रियल में काम करने जाते हैं, आप किसी जगह इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर आप इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम कर रहे होंगे, आप वहाँ पर लेटेस्ट पेपर पढ़ेंगे कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई इससे नई टेक्निक्स आ गई होंगी, ये 2018 तक की स्लाइड्स में तो कुछ चीज़ें इंप्रूव हो गई होंगी, ठीक है। तो आप वो पढ़ेंगे, स्पेक पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज़ जाने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट ये ज़रूर करूँगा, आप लोग 4th सेमेस्टर के थे राइट, तो 4th सेमेस्टर इज़ प्रॉब्ली, वैसे तो हर समर में आप लोगों को इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, ठीक है, दो सेमेस्टर बाद भी करनी चाहिए, लेकिन 2 सेमेस्टर पे हर एक उस
उतना केपेबल नहीं हुआ था बास का, लेकिन 4th सेमेस्टर में आप केपेबल हुए होते हैं, ठीक है। तो इस वाले मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे ये करते हैं कि वो मैंने घर जाना है, ठीक है, और वो घर जाके जी वो महीना करें, ठीक है। तो घर में आपके लिए कोई उतना ज़्यादा उदास नहीं हो रहा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आपका फ्यूचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके घर वालों के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। किसी ऐसी जगह पर जाकर इंटर्नशिप करें जहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अच्छा काम हो रहा हो, ठीक है जी। हम लोग भी देते हैं, मैं 2 से 3 लोगों को हैंडल कर सकूँगा, ठीक है। तो अगर आप में से 2 से 3 जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हुई, तो अगर आप लेट से 4-5 अप्लाई करते हैं और उनमें से जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस टॉप 3 वाले लेट से हुए या 2 वाले हुए, तो उनको मैं इंशाल्लाह हम कर देंगे। इंटर्नशिप में हमें फ़ायदा डायरेक्टली नहीं होता, इंटर्नशिप में जो इंटर्नी होता है वही सीख रहा होता है, ठीक है। तो वही पास देम थ्रू अ कोर्स, ठीक है, जिसमें वो FPGAs वगैरह से मतलब 2 स्ट्रीम्स बना देते हैं। एक FPGA वाले लोग हैं जो कि हार्डवेयर वाला काम करेंगे, एक सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वाला काम करते हैं। तो हमारी एक्सपर्टीज़ बेसिकली उस साइड की ज़्यादा है, ठीक है। तो जो फ्रंट एंड वाले सॉफ्टवेयर हैं उस साइड की हमारी अपनी भी एक्सपर्टीज़ नहीं। तो अगर वो आपका कोर एरिया जिसमें आप फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं, तो देन आई वुड रिकमेंड कि किसी और जगह जाए ठीक है। तो दूसरा लड़कियों को भी, बाकियों को भी बता दीजिएगा। लड़कियों में अमूमन हमारे पाकिस्तान में ये थोड़ा सा होता है कि जी उनको ज़रा घर घर में रखिए तो उनको यानी इंटर्नशिप पे उनको भी ये कहिएगा कि वो ज़रूर इधर उधर अप्लाई करें। थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा कि आपको लेट से ट्रैवल करके जाना आना, लेकिन इंटर्नशिप का मकसद जो होता है ना, जो मैंने देखा है पिछले 15-16 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि जिन्होंने इंटर्नशिप की होती है कई दफ़ा अगर एक बंदा थोड़ा सा अबव एवरेज था एकेडमिकली और एक बंदा एकेडमिकली बहुत अच्छा था लेकिन इसने इंटर्नशिप नहीं की, तो ये अक्सर वीक साबित होता है लॉन्ग रन में। क्योंकि इंटर्नशिप में जब आप जाते हैं तो आप जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अब आप जाके आज रात को बाकी पूरा जोर लगा के चला देंगे, तो पहली दफ़ा चल गई और आप आके मुझे प्रेजेंट कर देंगे लेट से, ठीक है। कोई एक दो होंगे जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा जोर लगाया होगा, कुछ का आधा पौना चल रहा होगा, कुछ कहेंगे कि सर पास कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनमें से जिन्होंने किया भी होगा वो 1 दफ़ा चला होगा, 2 दफ़ा चला होगा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आकर ये काम करते हैं ना, जो किसी कंपनी सेटिंग में ये काम करते हैं, वहाँ पर कोई आपके कोड को रिव्यू करेगा, आपको बताएगा यार ये काम इस तरह ज़्यादा अच्छा हो सकता था। फिर आपको कहेगा कि यार आपने टेस्ट प्रॉपरली किया कि नहीं किया, सारी इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली चलाई है कि नहीं चलाई, उसे कॉम्बिनेशन चलाएंगे नहीं, जब आप चलाएंगे फिर आपको डिबगिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो वीक स्किल मुझे लगती है जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं की होती वो डिबगिंग की होती है। कई दफ़ा बच्चे जो है वो 6ठे-7वें सेमेस्टर में पहुँचे होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि यार मैं वॉच यूज़ कर सकता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ, मतलब जो बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है, जो कि आपने कोई भी सीरियस प्रोजेक्ट किया तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे एडवांस डिबगिंग भी होती है। कोई प्रॉब्लम होते हैं जो ढके छुपे होते हैं, यानी हर दफ़ा नहीं आठ होते, ठीक है। फिर आपको उसको पकड़ने के लिए कुछ कुंडी लगानी पड़ती है, टांका फिट करना पड़ता है कि यार अगर स्पेशल आप कंडीशन लगाते हैं, अगर ये हुआ तो ना इसी का भी ब्रेक पॉइंट लगा दें, ठीक है। तो तब जाके आपको समझ आती है कि उस वक्त हुआ क्या था। या बाज़ का आपको कोई चीज़ें डंप करनी पड़ती हैं और उनको प्लॉट करके एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या चीज़ हुई। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको तभी आती हैं जब आप इंटर्नशिप करें, ठीक है। तो जिधर मर्जी करें, ठीक है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, लेकिन करें ऐसी जगह पे जहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा हो। ये नहीं कि आप जाके बाज़ ऐसी इंटर्नशिप्स होती हैं कि भाई आप एक प्लांट पे जाके बैठ के बस, ठीक है, तो वो आपको बाद में लेटर दे देंगे, आपने देखना है स्क्रीन को भी वो चल रही है कि नहीं, ठीक है। तो वो कई लोगों का ये होता है कॉन्सेप्ट कि ना उनको इंटर्नशिप अब्बा जी दिलवा के देंगे, ठीक है। तो इससे बाहर है, ठीक है। मैं थोड़ा सर्च करें कि क्या कौन कौन सी कंपनियाँ एग्जिस्ट करती हैं पिंडी इस्लामाबाद में, ठीक है। या आप अगर किसी और लाहौर का कोई तो लाहौर में देख लें, किसी तो पिंडी, लाहौर, कराची, इन जगहों पर आपको अच्छी कंपनियाँ मिल जाएंगी कि जो डेवलपमेंट कर रही हैं, ठीक है। खुद रीच आउट टू देम, उनसे पूछें, कोल्ड कॉल्स करें, उनका नंबर दिया हुआ और जी मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, वो बता देंगे कि जी फलां ईमेल एड्रेस पे अपना भेज दें। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जवाब नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अभी भी तो कुछ ना, जब आप कुछ नहीं कर रहे तभी तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप कुछ ट्राई कर रहे हो, कुछ ना हो रहा हो, तो आप 10 जगहों में ट्राई करेंगे तो 1-2 आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको शायद वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लोग लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं, ठीक है। तो हम भी, मैंने जो ये 2-4 सीट रखी हुई हैं, मैं ज़्यादा भी रख सकता हूँ, जगह तो हमारे पास है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप इंटर्नशिप देते हैं तो आपका टाइम भी लग रहा होता है। और मुझे कुछ और दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है, जी मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, फलां हैं, तो उनको
4-5 हमारे पहले ही इंटर्नशिप जो है ना समर के लिए तैयार हुआ हूँ तो अब मैं मज़ीद 1-2 को तो लगा दूंगा, लेकिन उसके बाद अदरवाइज फिर मेरे अपने टाइम का वो होना शुरू हो जाए। तो 2-3 लोग तो इंशाल्लाह हम भी देख लेंगे। तो चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। कल इंशाल्लाह कोशिश करें आज रात अच्छी तरह लगाएं जितना भी आपका जोर लग सकता है, और प्रोसेसर को रेडी हालत में करें। कल इंशाल्लाह फिर हम उसके वो करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।